और जब आप कहते हैं कि दोनों में से एक भी नहीं तो फिर आप उसके लिए यूज करते हैं नॉर। तो मैं कहता हूं कि समद और खानियाज इज कमिंग, और अगर मैं कहूं कि समद नॉर खानियाज इज कमिंग, तो इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या होगा? सेंटेंस नंबर 1 का मतलब यह है कि या तो समद आ रहे हैं और या खानियाज आ रहे हैं। अब इन दोनों में हमारे पास एक बंदा आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि बंदे हमारे पास 2 है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसमें हमारे पास सिर्फ 1 है। जबकि दूसरे सिचुएशन में हम जब कह रहे हैं कि समद नॉर खानियाज इज कमिंग, तो इसका मतलब यह है कि ना तो समद आ रहे हैं और ना हमारे पास खानियाज आ रहे हैं। तो दोनों कंटेक्स्ट में हमारे पास जो है वो क्या है, फर्स्ट वन में हमारे पास 1 पॉसिबिलिटी है, जबकि सेकंड वन में हमारे पास 0 पॉसिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फॉर एंड सो। अगर मैं सेंटेंस लिखूं आई वॉज टायर्ड डैश आई लेफ्ट द क्लास, और मैं कहता हूं कि आई लेफ्ट द क्लास डैश आई वॉज टायर्ड। अब देखिए आई वॉज टायर्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काज है, काज, और आई लेफ्ट द क्लास हमारे पास क्या है, इफेक्ट है। काज और इफेक्ट किस चीज को कहते हैं? इसको ऑलरेडी हम कंडीशनल सेंटेंसेस में डिस्कस कर भी चुके हैं कि हम जब ये कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एक्शन हुआ और उस फर्स्ट एक्शन की वजह से सेकंड एक्शन हुआ, तो अगर ये फर्स्ट एक्शन ना हुआ होता तो सेकंड एक्शन भी ना होता। अगर मैं टायर्ड ना होता, मैं थका हुआ ना होता, तो मैं क्लास को नहीं छोड़ता, लेकिन चूंकि मैं थका हुआ था इस वजह से मैंने क्लास को छोड़ दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा काज और ये हमारे पास बन जाएगा इफेक्ट। फिर इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई लिफ्ट द क्लास डैश आई वाज टायर्ड, तो पहले हम इफेक्ट लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद काज लगाते हैं। तो अगर हमारे पास सेंटेंस में पहले इफेक्ट आ जाए और उसके बाद काज आ जाए तो हम उसके लिए फॉर यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस में पहले हमारे पास काज आ जाए और उसके बाद इफेक्ट आ जाए तो फिर हम उसके लिए सो यूज करते हैं। तो फॉर और सो इन दोनों को हम यूज करते हैं काज एंड इफेक्ट के लिए। डिफरेंस ये है कि आपके पास पहले काज आया है या पहले इफेक्ट आया है। तो अगर पहले काज आया है और उसके बाद इफेक्ट आया है तो फिर आपने सो लगाना है, और अगर पहले आपके पास इफेक्ट आ जाए और उसके बाद आपके पास जो है वो काज आ जाए तो फिर आप फॉर को यूज करेंगे। तो मैं कहता हूं कि आई वाज टायर्ड सो आई लेफ्ट द क्लास, एंड आई लेफ्ट द क्लास फॉर आई वाज टायर्ड। तो सो और फॉर को याद रखें, अक्सर आप लोग के पेपर में ये एमसीक्यूज रिपीट होता है और फिर आप लोग इसमें गलत होते हैं। तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि पहले आपके पास काज आया है या पहले आपके पास इफेक्ट आया है, और उसी के मुताबिक फिर आपने क्या करना है, उसी के मुताबिक आपने सेंटेंस में जो है वो चीजों को पुट करना होगा। अच्छा, एक और पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ जो है वो हम आते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए कि देयर इज नॉइज इन द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, दूसरे सेंटेंस को मैं इस तरह लिखता हूं कि देयर इज नॉइज इन द क्लास बिकॉज द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। सेंटेंस को समझे, हमारे पास सेंटेंस के एक सेक्शन में हम कह रहे हैं कि देयर इज नॉइज इन द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग एंड देयर इज नॉइज इन द क्लास बिकॉज द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉर और बिकॉज का डिफरेंस है। अब ये तो हमें पता है कि फॉर हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और बिकॉज हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमें ये पता चल जाए कि इनके दरमियान मीनिंग का डिफरेंस क्या होगा। तो याद रखें, फॉर को हम यूज करते हैं इन्फ्रेंस के लिए, जबकि बिकॉज को हम यूज करते हैं कंफर्म्ड रीजन के लिए। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अंदाजा लगाना। हम जब किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाते हैं तो उसके लिए जो चीज यूज करते हैं हम उसके कहते हैं इन्फ्रेंस। तो यहां पर सेंटेंस नंबर 1 में मैं कह रहा हूं कि देयर इज नॉइज इन द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि वहां पर स्टूडेंट्स जो है वो लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर शोर है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि बात इसी तरह हो सकता है कि वो किसी पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि उसको किसी खुशी की खबर मिली हो जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा खुश है और इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा जो मेन पॉइंट आप कंसर्न है वो ये बताना है कि पहले पॉइंट में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पहला पॉइंट आया ये हमारे पास इन्फ्रेंस है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, जबकि दूसरे में हमारे पास जो बिकॉज आया है यहां पर हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हमें कंफर्म पता है कि ये काम जो है वो क्यों हो रहा है। तो अब अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल द टीचर इज नॉट कमिंग डैश ही इज नॉट इन पेशावर, और दूसरा आ जाए कि द टीचर इज नॉट कमिंग डैश ही इज नॉट इन पेशावर as he has texted me. The teacher is not coming dash he is not in Peshawar, और दूसरा आपके पास आ जाएगा the teacher is not coming dash he is not in Peshawar as he has texted me,
और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आए हो और एक आपके पास हो फॉर और दूसरा आपके पास हो बिकॉज, तो पहले वाले में हमारे पास क्या आएगा, पहले वाले में हमारे पास आएगा फॉर, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं कि शायद वो हमारे पास पेशावर में मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरे में आप देखिए, ही हैज टेक्स्टेड मी, उसने मुझे मैसेज भेजा है, तो जब उसने मैसेज भेजा है यहाँ पर हमारे पास ये बात क्या बन जाएगी, ये बात हमारे पास कंफर्म बन जाएगी। और ऑलरेडी इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया है कि जो चीज़ हमारे पास कंफर्म हो जाती है तो फिर हम उसके लिए बिकॉज यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखें, क्योंकि आप लोग के पास पेपर्स में ये फॉर और बिकॉज जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और इन दोनों को हम यूज़ करते हैं इफेक्ट और काज के लिए। फर्क सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जब आपके पास आप सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं तो फिर आप उसके लिए फॉर लगाएं, और अगर आप कंफर्म्ड है तो फिर आप उसके लिए जो है वो बिकॉज लगाएं। लास्ट हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दैट इज येट। येट को हम यूज़ करते हैं अपोजिट टू एक्सपेक्टेशंस के लिए, अपोजिट टू एक्सपेक्टेशंस के लिए। यानी जब आप ये समझ रहे थे कि ये काम हुआ होगा लेकिन वो काम नहीं हुआ